Good morning all of you students। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 का इटली का एकीकरण पढ़ेंगे और इटली के एकीकरण में काबूर का क्या योगदान था उसके विषय में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले कुछ वीडियोस में जर्मनी के एकीकरण के बारे में भी पढ़ा था। तो जर्मनी के एकीकरण में हमको पता है कि बिस्मार्क का काफी योगदान था, लेकिन इटली के एकीकरण में काबूर का महत्वपूर्ण योगदान था। इसको करने से पहले हम काबूर की पृष्ठभूमि देखते हैं। काबूर 19वीं शताब्दी के यूरोपीय महाद्वीप का महान राजनीतिज्ञ व कूटनीतिज्ञ था। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व वह पिछले 2 दशकों में अति कार्यकुशलता, वाक्पटुता, योग्यता तथा राजनीतिक क्षमता के लिए जनता में लोकप्रिय हो गया था। इसी लोकप्रियता के कारण काबूर को पिडमोंट की प्रथम संसद का सदस्य चुना गया। 1850 में उसे कृषि व वाणिज्य मंत्री का पद प्राप्त हो गया था। उसी की योग्यता से प्रभावित होकर सम्राट ने 1852 में उसे प्रधानमंत्री पद प्रदान किया तथा इस पद पर वह मृत्यु पर्यंत बना रहा। इटली का एकीकरण संपन्न करने के लिए काबूर के मस्तिष्क में स्पष्ट सुव्यवस्थित योजना थी। इस योजना की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार थी। प्रथम विचार था कि केवल पिडमोंट सार्डिनिया राज्य के नेतृत्व में ही इटली के एकीकरण का अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। द्वितीय, काबूर राजतंत्र का समर्थक था। राजतंत्र के अंतर्गत काबूर इटली को एक राष्ट्र बनाना चाहता था। वह पिडमोंट को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व आध्यात्मिक क्षेत्रों में एक आदर्श राज्य बनाना चाहता था, ताकि अन्य राज्य पिडमोंट का नेतृत्व स्वीकार कर सके। चतुर्थ, वो ऑस्ट्रिया को इटली की एकता व स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु मानता था। उसका विचार था कि ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालकर ही इटली राष्ट्र का निर्माण संभव है। काबूर इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहता था, जिससे अन्य राष्ट्रों की सहायता भी मिल सके और ऑस्ट्रिया को इटली से निकालना सुगम हो सके। काबूर इटली की स्वतंत्रता व एकीकरण के लिए युद्ध को अनिवार्य समझता था। इसके लिए वह ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पिडमोंट की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना चाहता था। इसके लिए परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1854-57 में जो क्रीमिया का युद्ध हुआ, उस युद्ध में इटली के राज्यों से ऑस्ट्रिया का आधिपत्य समाप्त करने के लिए तथा इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए काबूर यूरोप के किसी बड़े राष्ट्र का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए इटली यूरोप के अन्य देशों को सहयोग प्रदान कर सके और सौभाग्यवश क्रीमिया युद्ध के अवसर पर उसे ये मौका प्राप्त हो गया। जो क्रीमिया युद्ध था, उसके मैंने आपको पीडीएफ नोट्स भेजे हैं, आपने देखे होंगे कि क्रीमिया युद्ध टर्की तथा रूस के मध्य लड़ा गया था, किंतु इंग्लैंड व फ्रांस ने अपने स्वार्थों के कारण टर्की को सैनिक सहयोग प्रदान किया था। पिडमोंट का इस युद्ध में कोई स्वार्थ नहीं था, किंतु दूरदर्शी नेता काबूर ने पिडमोंट की सेना को टर्की, इंग्लैंड व फ्रांस के समर्थन में क्रीमिया युद्ध में भाग लेने के लिए भेज दिया। क्रीमिया के युद्ध में इटली के भाग्य का निर्णय हो गया। 1856 की पेरिस संधि के समय काबूर को भी आमंत्रित किया गया। वहां पर उसने इटली की समस्याओं को यूरोप के बड़े देशों के समक्ष प्रस्तुत किया।
और इन समस्याओं के लिए ऑस्ट्रिया को उत्तरदायी ठहराया गया। ये काबूल की बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता थी। यद्यपि उसे क्रीमिया के युद्ध तथा पेरिस की संधि से कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं हुआ, परंतु इस युद्ध के फलस्वरूप पिडमॉन्ट की जो राजनीतिक शक्ति तथा काबूल की जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा थी उसमें वृद्धि हुई। इंग्लैंड और फ्रांस ने इटली के एकीकरण अभियान को मान्यता प्रदान करी और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। तो क्रीमिया के युद्ध में एक तरह से इटली के एकीकरण को एक अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर लाया गया। इसके पश्चात काबूल ने नेपोलियन तृतीय के साथ संधि करी। नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस का सम्राट था, 21 जुलाई 1858 को दोनों के मध्य प्लम्बियर्स की संधि संपन्न हुई, जिसके अनुसार फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पिडमॉन्ट को सैनिक सहायता देने का वचन दिया। यह भी निश्चय किया गया कि लॉम्बार्डी तथा अन्य प्रदेश ऑस्ट्रिया से लेकर पिडमॉन्ट को दे दिए जाएंगे तथा पार्मा, मोडेन को भी पिडमॉन्ट के साथ मिला दिया जाएगा। इस सहायता के बदले में फ्रांस के नीस व सेवाय प्रदेश देने का वचन काबूल ने दे दिया। ऑस्ट्रिया के साथ 1859 में संभावना के अनुरूप उसने युद्ध की घोषणा कर दी। प्लम्बियर्स की जो संधि हुई थी उसके आधार पर नेपोलियन तृतीय ने पिडमॉन्ट के समर्थन में फ्रांस की सेना को भेज दिया। चूंकि ऑस्ट्रिया ऐसा देश था, इस युद्ध में कुछ अन्य शक्तियों की सहानुभूति भी पिडमॉन्ट के साथ में थी। दोनों स्थानों पर विपक्षी सेनाओं की परस्पर मुठभेड़ हुई, जिसमें ऑस्ट्रिया की सेना की पराजय हुई। उसे लॉम्बार्डी का प्रदेश खाली करना पड़ा तथा यह प्रतीत होने लगा कि वेनेशिया का प्रदेश भी शीघ्र ही ऑस्ट्रिया को खाली करना पड़ेगा। किंतु इसी मध्य रोलियन तृतीय ने अपना निर्णय बदल दिया तथा अपनी सेना को युद्ध के मैदान से वापस बुला लिया। नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस का सम्राट था, उसका यह निर्णय इटली के लिए बहुत निराशाजनक बना, विस्मयकारी बना, विश्वासघाती बना और दुखद बना। संभवतः नेपोलियन तृतीय ने यह सोचकर कि इटली एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर फ्रांस के लिए अधिक खतरनाक सिद्ध होगा, अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया। विवश होकर पिडमॉन्ट को ऑस्ट्रिया के साथ 11 जुलाई 1859 को विलाफ्रैंक की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार लॉम्बार्डी प्रदेश पिडमॉन्ट को तथा वेनेशिया का प्रदेश ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। काबूल ने सम्राट विक्टर इमैनुएल द्वितीय को परामर्श दिया कि उपयुक्त संधि को ठुकरा दिया जाए और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध को जारी रखा जाए, परंतु सम्राट ने काबूल के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर काबूल ने त्यागपत्र दे दिया, परंतु जब विक्टर इमैनुएल द्वितीय को उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे पुनः प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर लिया गया। सर्वप्रथम उत्तर मध्य इटली का जो एकीकरण हुआ उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि जिस समय ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पिडमॉन्ट व फ्रांस की संयुक्त सेनाओं का युद्ध चल रहा था, उसी अवधि में इटली के उत्तर मध्य में जो राज्य थे पार्मा, मोडेना की जनता ने अपने निरंकुश शासकों के विरुद्ध क्रांति कर दी और उन्हें भगा दिया। इससे विलाफ्रैंक की संधि हो जाने से ऑस्ट्रिया व पिडमॉन्ट का युद्ध बंद हो गया तथा उत्तर मध्य के इन प्रदेशों के शासकों को भी पुनः सत्तारूढ़ कर दिया गया। इन प्रदेशों की जनता ने अपना संघर्ष निरंतर जारी रखा। सौभाग्यवश उनके संघर्ष को इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्टन ने भी अपना पूरा समर्थन प्रदान करने की घोषणा कर दी। यद्यपि उपयुक्त प्रदेशों की जो जनता थी, उन्होंने पिडमॉन्ट के साथ मिलने का प्रस्ताव किया, किंतु काबूल पिछली घटनाओं से भयभीत था, अतः वह इस प्रस्ताव को नेपोलियन तृतीय से स्वीकृति दिलाना चाहता था। काबूल ने नेपोलियन तृतीय के समक्ष यह प्रस्ताव रखा
कि यदि 19 उत्तर मध्य इटली के प्रदेशों को पिडमोंट में विलय करने की मान्यता प्रदान कर दी जाएगी तो उसे नीस व सेवाई के प्रदेश प्रदान कर दिए जाएंगे। इस बात पर नेपोलियन तृतीय ने, जो फ्रांस का सम्राट था, उसने इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया और इन राज्यों को पिडमोंट में मिलाकर उत्तर मध्य इटली के एकीकरण को पूरा किया और विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इस संघ का, जो नवनिर्मित संघ था उत्तर मध्य इटली का, उसका सम्राट घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार उत्तर मध्य इटली का एकीकरण हुआ और इटली का जो एकीकरण की जो प्रक्रिया थी